विपाक भेद से द्रव्य तीन प्रकार के आप जानते हैं कि तीन प्रकार का विपाक बताया गया है। तो मधुर विपाक वाले द्रव्य, अम्ल विपाक वाले द्रव्य और कटु विपाक वाले द्रव्य। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई विपाक भेद से तात्पर्य क्या है, क्यों हम लोग विपाक भेद से द्रव्यों को पढ़ें। तो देखिए, ये एक प्रकार से विपाक क्या है, ये पीएच है। प्रकार के द्रव्य हैं जो कि 3 पीएच में पचते हैं। जैसे देखिए, जितने कार्बोहाइड्रेट स्वभाव वाले, कार्बोहाइड्रेट नेचर के जो द्रव्य हैं वो सब न्यूट्रल पीएच में पचते हैं। जो फैटी मटेरियल हैं, है ना, फैटी मटेरियल वो एसिडिक पीएच में पचते हैं। और जो प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं वो बेसिक नेचर या बेसिक पीएच पर पचते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारे ये जो 3 पीएच हैं ये एक्चुअली अवस्था है। अवस्था, भोजन या कोई भी हम द्रव्य लेते हैं तो भोजन में तो तीनों अवस्थाएं होती हैं, बाकी में नहीं भी हो सकती हैं। क्योंकि भोजन में जो आप लेते हैं तो उसमें एक प्रकार का द्रव्य नहीं होता प्रायः, और उसमें कुछ शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ फैट रहता है और कुछ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दूध भी पी लिया तो दूध में शुगर भी है और फैट भी है और प्रोटीन भी है, तीनों चीज़ें। लेकिन ड्रग्स के मामले में ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों अवस्था में पचे। जैसे एक उदाहरण करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो बेवाई द्रव्य है वो तो आप ओरल लो या ना लो, बेवाई द्रव्य को आप अन्य मार्गों से भी ले सकते हैं, और वो जो है आप उसका जानते हैं कि वो पाक होने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है ना, लिखा है कि नहीं। तो हम तीनों अवस्थाओं से कौन गुजरता है, जिसका आहार नाल में पाक होना जरूरी है। पाक होने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है, शरीर में अवशोषित होता है, रस के रूप में जाता है, वो होता है जिसको तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन औषधियों के मामले में ऐसा सब में नहीं है ना। कुछ औषधियाँ हैं जो तीनों अवस्थाओं में होके गुजरेंगी, कुछ औषधियाँ हैं जो एक अवस्था से ही उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल सीधे एसिडिक मीडियम में अम्ल विपाक के समय वहीं से उनका पाक होकर के और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फिर वो आगे बेसिक में नहीं जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अन्य प्रकार के द्रव्य हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है पचने के लिए। तो इस तरीके से हम विशेष रूप से भोजन के, इसीलिए आपको भोजन के समय बताया गया, भोजन के प्रकरण में बताया गया है विपाक, कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसका आहार नाल में 3 अवस्थाओं में पाक होता है, लेकिन वो विपाक नहीं है। जो 3 अवस्थाएं हैं वो स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस। बट आफ्टर पाचन, तीनों स्टेज से गुजरने के बाद जो कुछ रिजल्टेंट बनता है, जो कि अवशोषित किया जाता है, वो रिजल्टेंट विपाक होता है। मतलब विपाक जो है वो परिणाम है, जबकि अवस्था पाक जो है वो स्टेजेस है। ठीक है। तो एक क्रिया है और दूसरा द्रव्य है। ये दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि विपाक भेद से 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं, तो अब हमको यहाँ दोनों बातें एक साथ पता चल रही हैं। एक तो ये कि द्रव्यों को पचने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की आवश्यकता होती है। हर पीएच में हर एक द्रव्य नहीं पच सकता। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो एसिड मीडियम में नहीं पचेगा,
या बेसिक मीडियम में नहीं पचेगा, है ना। उसके लिए न्यूट्रल मीडियम ही चाहिए। समझ में आ रही बात? Yes. तो एक चीज़ तो हमको ये पता चली, और दूसरा ये पता चला कि सारे जो द्रव्य होते हैं और जो खास तौर से आहार के रूप में लिए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक कोई चीज़ या दो प्रकार की चीज़ या तीनों प्रकार की चीज़ उसमें रहती है, परंतु जिसकी अधिकता होती है उसके आधार पे हम उसका विपाक बताते हैं कि ये मधुर विपाक का द्रव्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सारा कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। मधुर विपाक का मतलब वो है जो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हो, पचे कहाँ, न्यूट्रल पीएच में। देखिए अम्ल विपाक तो अम्ल होता है और कटु विपाक कटु होता है। अब अम्ल को कटु में मिला दो तो मधुर बनता है ना। अम्ल को, एसिड को बेस में मिला दो तो मीठा बन जाता है। जैसे देखिए लवण जो है वो, लवण रस जो है वो क्षार है, और अम्ल दही जो है वो अम्ल है। दही में आप नमक मिला दीजिए तो उसका खट्टापन दूर हो करके वो मीठा हो जाता है, या नियर टू मीठा हो जाता है, मतलब खट्टा नहीं रह जाता। समझ गए? यानी कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल बना देते हैं। वही तो। अब दोनों बातें विपाक के प्रकरण में हमको पता चलती हैं कि द्रव्य जो है, जो कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे पचते हैं, अथवा जो न्यूट्रल पीएच पे पचते हैं उनका स्वभाव कार्बोहाइड्रेट वाला होता है। समझ में आ रहा है? अब कोई भी ड्रग का या कोई भी सब्सटेंस का पाचन यदि एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो आप समझ जाइए वो फैटी नेचर का होगा, फैटी मटेरियल है। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही जब प्रोटीनेशियस नेचर होगा तो उसका पाचन कहाँ पे होगा? अब कहीं में मान लीजिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसा कि अभी हमने दूध के बारे में बताया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें तीनों है। तो इसका जितना कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा वो पहले पचना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा तो वो पेट में रुका रहेगा, ऐसे वो एसिडिफाई होगा, है ना, इमल्सीफाई होता है। इमल्सिफिकेशन से वहाँ फैट उसकी पचती है फिर, और आफ्टर वो आगे बढ़ता है तब उसको इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ बेसिक पीएच मिलता है, फिर उसका प्रोटीन पार्ट जो भी होता है वो उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो ये हम विपाक भी समझ रहे हैं, लेकिन द्रव्य को समझ रहे हैं कि द्रव्य जो है वो तीन प्रकार के विपाक भेद से हो सकते हैं, या तो प्रोटीनेशियस इन नेचर हो सकते हैं, या फैटी नेचर हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट नेचर के हो सकते हैं। अब इनके जो फैट के काम हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो काम हैं, और जो प्रोटीन के काम हैं, अगर इस नेचर के वो ड्रग हुए तो वो हमारे शरीर पर वही कार्य प्रकट करेंगे। इसीलिए हम विपाक के कर्म पढ़ते हैं, विपाक के कर्म देखते हैं कि मधुर विपाक का है, मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट प्रधान चीज़ है, तो ये हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट के कर्म हैं वो करेगा, यानी वायु का समन करेगा, पित्त का समन करेगा, कफ का वर्धन करेगा, धातुओं को बढ़ाएगा, है ना, और मल को बढ़ाएगा, मल मूत्र को बढ़ा के अधोगामी करेगा गुरु स्वभाव होने के कारण, ठीक है ना, ब्रह्मण कर्म करेगा। इस तरीके से सारी बातें समझ जाएंगे। तो जो ऐसा कोई द्रव्य कर्म कर रहा है, अब हम रेट्रोस्पेक्टिव वे में विपाको कर्म निष्ठया, विपाको कर्म निष्ठया, यानी कर्म की समाप्ति के उपरांत विपाक का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे हम किस तरह की रिसर्च करते हैं, किस तरह का प्रोसेस यूज करते हैं? रिवर्स फार्माकोलॉजी। कौन सी फार्माकोलॉजी? हाँ, और ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऐसा या रिवर्स फार्माकोलॉजी यूज होगी यहाँ पे कि आप देखिए काम हो गया, अब हम अनुमान का सहारा लेकर के कि अगर ऐसा काम किया है तो ये विपाक होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? मधुर विपाक के कर्म अब आप जानते हैं
अब वो कर्म शरीर पे कोई द्रव्य खाने से प्रदर्शित हो रहा है, हम समझ जाएंगे कि ये तो मधुर विपाक का ही कर्म है, अतः ये द्रव्य मधुर विपाक ही होगा। ठीक है। अब ऐसे ही अम्ल विपाकी जो द्रव्य होता है वो शरीर में अम्लता बढ़ाएगा, और अम्ल जो है या फैट सब एसिड है। फैट क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ठीक है। अब ये सारे एसिड्स जो हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादातर एंजाइम बनाने का काम करते हैं, मैक्सिमम एंजाइम बनाने का काम करते हैं, हार्मोन बनाने में भी सहयोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए फैट मिलने पर या भोजन में थोड़ा सा स्नेह डाल करके भोजन करने पर अग्नि की दीप्ति होती है, हमने पढ़ा है ऐसा। अम्ल रस भी अग्नि दीप्त करता है। अब अम्ल रस अलग है लेकिन विपाक अलग है। तो विपाक में मतलब फैटी मटेरियल, और फैट जो होते हैं वो हर एक एंजाइम का पार्ट होते हैं। बिना फैट के कोई भी एंजाइम नहीं बनता है, इसीलिए एंजाइम बनना ही अग्नि दीपन है। एंजाइम बनना क्या है? हाँ, तो अम्ल विपाक जो होता है वो अग्नि को दीप्त करता है। ठीक है कि नहीं? और साथ साथ अब देखिए, ब्रह्मण करेगा भाई ठीक से, अगर अग्नि दीप्त होगी भोजन का पाचन होगा, भूख लगेगी, आहार ग्रहण किया जाएगा, तो फिर शरीर का ब्रह्मण भी होगा। तो ये धातुओं को तो बढ़ाता है लेकिन पित्त को भी बढ़ाता है ना। और वायु का और कफ का समन करता है। अब देखिए, कफ का समन, कफ माने हमने आपको बताया था कि सारे सबस्ट्रेट मटेरियल। अब सोचो अगर अग्नि बढ़ेगी तो सबस्ट्रेट का क्या होगा? सबस्ट्रेट घट जाएगा, क्योंकि अग्नि उसका यूज करके प्रोडक्ट बना देगी। तो इसीलिए ये क्या करेगा? कफ सामक होगा। अम्ल विपाक क्या करेगा? है ना, वात सामक होगा, कफ सामक होगा, और पित्त वर्धक होगा, क्योंकि एंजाइम्स को बढ़ाएगा तो पित्त बढ़ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे द्रव्य जो एंजाइम्स के फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हो, बढ़ाते हो, और सबस्ट्रेट मटेरियल का यूज कर लेते हो, और यूज करने के समय ऊर्जा को भी ले लेते हो, बाइंड कर लेते हो, तो वो वायु का समन कर रहे हैं। वायु समन का मतलब क्या है? जो आपके शरीर में ऊर्जा है, चाहे वो निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसको अवशोषित कर लेना, अपने बॉन्ड्स में उसको रख लेना। और कफ का समन का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट को यूज कर लेना। तो वात समन, कफ समन और पित्तवर्धन, समझ में आए? तो ऐसे द्रव्य आप जब भी यूज करेंगे तो आपको जहाँ अगर शरीर में ये बातें हो रही हैं तो आप समझ जाएंगे वो खाया हुआ द्रव्य कैसा था? अम्ल विपाक से युक्त था। ठीक है। अब तीसरे तरह का विपाक, तीसरे तरह के द्रव्य जो कटु स्वभाव के होते हैं या जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, तो ये तो भाई, अब ये क्षारीय स्वभाव है, तो क्षार जो है स्वयं अग्नि है, और अग्नि देने से अग्नि कभी बढ़ती नहीं है भाई साहब। अग्नि देने से अग्नि नहीं बढ़ती। हाँ, जो आपके शरीर में कफ वगैरह है उसको जला डालती है। जैसे क्षार अगर आप दो तो अग्नि बढ़ाता नहीं है, क्षार पाचन करता है। पाचन वाला द्रव्य कभी भी अग्नि नहीं बढ़ाता। क्लियर है ना जी? वो खुद ही अग्नि होता है, तो इसलिए शरीर को क्षार देने पर शरीर को अग्नि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर में क्षार जाके वो स्वयं ही पाचन करने लगता है। अब पाचन के लिए ही शरीर की अग्नि है। अब जब बाहर से ही आपने एक्सटर्नल अग्नि दे दी तो अब इंटरनल अग्नि नहीं बनेगी। हाँ, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो दीपन पाचन दोनों होते हैं। तो अगर आग्नेय द्रव्य आप देंगे तो आचार्यों ने लिखा है कि जैसे जलती हुई अग्नि पर उष्ण जल डालने से अग्नि शीघ्र बुझ जाती है,
उसी प्रकार से कटुरस प्रधान द्रव्यों के सेवन करने से शरीर की अग्नि मंद होने लगती है। ये आचार्य ने साफ साफ लिखा है कि कटुरस के अधिक सेवन से अग्नि क्या होती है, मंद हो जाती है। अब थोड़ा सा कटुरस देने से अग्नि मंद नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा देने लग गए तो शरीर को बाहर से अग्नि प्राप्त होने लग जाएगी, तो शरीर स्वयं अपनी अग्नि का निर्माण नहीं करेगा। अब समझो बात को, अगर आपके घर में कोई भी खाने की चीज़ बाहर से आने लग जाए तो आप घर में क्यों बनाओगे? क्लियर है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से यदि आपने कटु रस वाले द्रव्यों का अधिक सेवन किया तो आपकी अग्नि निश्चित रूप से मंद हो जाएगी। हाँ, इसलिए तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अग्नि को, अब क्या होता है, कटु रस में भी अग्नि प्रधान है और कटु विपाक में भी वैसी स्थिति है, क्षारीय स्वभाव होने से। इसीलिए वो, अब आप दूसरे तरीके से देखिए कि एंजाइम तो बनते हैं फैटी मटेरियल से, और ये तो फैटी मटेरियल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और ये कटु विपाक वाला बेसिक इन नेचर होता है। अब जैसे ही कटु विपाक वाला द्रव्य एसिडिक नेचर वाले द्रव्य से मिलेगा, उसको तो नष्ट कर डालेगा, क्योंकि उसको वो न्यूट्रल में चेंज कर देगा। तो फिर एंजाइम बने तो कैसे बने? एंजाइम बने तो कैसे बने? क्योंकि एंजाइम बनने के लिए फैटी मटेरियल चाहिए, और फैटी मटेरियल हो तो वहाँ पे एसिडिक तो ठीक है, लेकिन बेसिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस भी मौजूद रहा वहाँ तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एसिड काम में ही नहीं आएगा। और इस जब ये एसिड क्या है, वहाँ पर सबस्ट्रेट मटेरियल के जैसे है, तो उसका क्या होगा, नाश हो जाएगा। इसलिए कटु विपाक का द्रव्य आप अगर रखेंगे तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और एसिड खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एंजाइम नहीं बनेंगे। इसीलिए कटु रस और कटु विपाक के द्रव्य, स्पेशली कटु रस जो है वो अग्नि साधक होता है, अधिक प्रयोग से, थोड़े प्रयोग से नहीं होता, या लगातार प्रयोग से। ये बात लिखी हुई है, शास्त्र उदाहरण है इस तरह का, और इसमें यही उदाहरण दिया है कि जैसे जलती हुई अग्नि पर उष्ण तप्त जल डाल देने से तुरंत अग्नि बुझ जाती है। देखो, अग्नि जल रही थी तो उसको लगा कि भैया यहाँ पर टेम्परेचर की कमी है, तो लाओ मैं जल लेती हूँ। अब वहाँ तुम तपा हुआ पानी डालो तो वो समझ लेगा अब मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तपा के डाल रहे हैं, तो इनके पास गर्मी है, इसका मतलब। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझिए, ऐसा भी है। और साइंस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अगर आप अग्नि पर ठंडा जल डालेंगे तो उसको भाप में कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ठंडा जल पहले लेटेंट हीट, पहले वो 100 डिग्री तक गर्म होगा, उसके बाद लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा, तब जाके वो उड़ेगा भाप के रूप में। और जब आप 100 डिग्री गर्म करके खौलता हुआ पानी डालोगे तो वो तुरंत ही लेटेंट हीट ले लेगा और खट से भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वो वहाँ की लेटेंट हीट लेने के लिए वहाँ जलती हुई अग्नि से वो हीट तुरंत ले लेता है, बहुत तेज़ी से ले लेता है। इस वजह से वो आग बुझ जाती है। अब किसी की आग ले लोगे तो वहाँ आग रह पाएगी नहीं, इसलिए ऐसा है। समझ में आ रही बात? यही उदाहरण बताइए, हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले लिखा है, उनको लेटेंट हीट की जानकारी थी। आप देखिए, ठीक है। तो कटु विपाक के द्रव्य प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कि तुअर की दाल या कोई भी दाल जो भी प्रोटीन है वो बिना फैट के नहीं पचती, इसलिए दाल में घी, हाँ, घी या तेल का किसी का भी आप क्या करते हैं, तड़का या छौंका या संस्कार, या जो भगवान कहीं प्रोटीन अगर देता है तो उसमें फैट मिला के देता है। जैसे मांस में फैट मिला रहता है, मांस क्या है, प्रोटीन है, तो उसमें मिला क्या हुआ है ना? बात समझ में आ रही? ऐसे जहाँ भी होता है वहाँ प्रायः फैट मिला रहता है। तरीके से विपाक भेद से
तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो प्रोटीनेशियस डोमिनेंस वाले, या फैट डोमिनेंसी वाले, या कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंसी वाले। तो जिनकी डोमिनेंसी होती है उस तरह के विपाक प्रकट होते हैं। ये डोमिनेंसी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रस में कई बार द्रव्य कुछ और रहता है, लेकिन विपाक में कुछ और हो जाता है ना। तो रस एक ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप के टूटने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट रस वाले ही ग्रुप में रहेगा या दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। जैसे आप उदाहरण से समझें, जैसे आपके लीवर में कार्बोहाइड्रेट से भी फैट बनाया जाता है। कहते नहीं भाई बहुत मीठा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो वहाँ क्या बन रहा है? फैट, है ना। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी बन सकती है। आपने ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि भाई ग्लूकोज से भी दूसरी चीज़ें बन जाती हैं और फैट और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन जाता है। उल्टा भी होता है। फैट को बॉडी, अब शरीर में ग्लूकोज की कमी पूरा करने के लिए वो फैट और प्रोटीन को भी यूज़ कर लेता है। क्लियर है कि नहीं? तो माने दोनों तरह की चीज़ें, दोनों तरफ रिएक्शन होती है। तो ऐसा भले आपने जब पहले द्रव्य खाया उसका नेचर कुछ भी था, लेकिन जब वो आपके शरीर में पचा तो पचने के बाद जब उसका जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट का नेचर इन तीन में से ही कुछ होगा। या तो फैटी होगा, प्रोटीनेशियस होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा। पहले ग्रुप थे, अभी नेचर है। आप दोनों का अंतर समझिए, क्योंकि ऐसे बहुत तरह के केमिकल ग्रुप होते हैं। जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, है ना, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, है ना, टैनिन्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, फिनोलिक्स होते हैं। इस तरह के बहुत तरह के, है ना, कंपाउंड हैं। लेकिन ये जब वहाँ पेट में जब आपके अग्नि का जब रिएक्शन हो रहा होता है तो ये आपस में मिलके कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। वो पहले सेपरेट थे, अलग अलग, क्योंकि भोजन में तो आपने कई चीज़ें मिला के ली हैं, तो पहले से रिएक्शन नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उनका टेस्ट आपको पता चलता है। लेकिन वहाँ जाके वो डिसोसिएट होते समय वो कौन किससे मिल जाएगा या कौन किससे पृथक हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या विपाक बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? सेम ग्रुप में भी वो रह सकता है और दूसरे ग्रुप में भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन जो है मधुर रस वाला द्रव्य खाए तो उसका विपाक मधुर निकला, अगले दिन अम्ल हो गया, उसके अगले दिन कटु हो गया, ऐसा नहीं है। उसका है कि ये द्रव्य जब इस रिएक्शन के द्वारा गुजरेगा तो प्रोडक्ट के रूप में ये बनाएगा। समझ रहे ना? जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर वर्क करेगा तो वो HCl बनाएगा या H2Cl2 बनाएगा या क्या बनाएगा, क्लोरेट बनाएगा, या है ना क्लोरीन क्या कुछ भी बना सकता है, जो बनाता होगा। लेकिन आपके शरीर की कंडीशन एक रहती है, इसलिए उसका प्रोडक्ट वही बनता है। और जब कंडीशन बीमार वाली होती है तो प्रोडक्ट वो नहीं भी बनता, उसी को आम कहते हैं, है ना। तब वो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता तो उसी को आम कहते हैं। ठीक है कि नहीं जी? तो इस तरीके से हम कैसे, कोई रस वाला अलग कंपाउंड है और यहाँ कंपाउंड नहीं है, यहाँ नेचर है। वहाँ रस में कंपाउंड है, ठीक है, कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड हुए तो वो मधुर होंगे। अगर एसिडिक ग्रुप वाले जिनमें COOH लगा हुआ है या OH लगा हुआ है ना, अल्कोहलिक ग्रुप लगा है या एसिडिक ग्रुप लगा है, तो वो क्या होंगे? अम्ल होंगे, अम्ल रस वाले होंगे। ठीक है। अगर उसमें अमोनिया ग्रुप लगा हुआ है तो वो जो है वो कटु हो जाएंगे, कीटोन होंगे, वो भी तिक्त रस होंगे, ऐसे। तो इस तरह के उनके अपने अपने ग्रुप हैं, है ना। ईस्टर होगा, कौन सा ग्रुप लगा होगा उसके हिसाब से, ईस्टर है, ईथर है,
बहुत सारे ग्रुप हैं, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके रस हो जाएंगे। एक रस एक से ज़्यादा प्रकार के ग्रुप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन विपाक में वो जा कर के नेचर में कन्वर्ट होंगे। क्यों? अगर वो 3 तरह के ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होंगे, 3 तरह के नेचर में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो वो हमारे शरीर के काम नहीं आएंगे। या तो वो फैट की तरफ जाएं, या वो कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं, या वो प्रोटीन की तरफ जाएं। इसमें जब जाएंगे, इसमें से पूछा जाएगा भाई साहब आप किधर जा सकते हो, ठीक है, वो केमिकल जैसा भी है वो किधर कन्वर्ट हो जाता है, किसके नियर अबाउट है, उसके टूटने पर किस चीज़ के बनने के चांस हैं, है ना। तो उस आधार पे जैसे फैटी एसिड है तो भाई ऑब्वियस सी बात है एसिडिक ग्रुप वाला मोस्टली उधर जाएगा। लेकिन एसिडिक ग्रुप, देखिए आप ध्यान करिएगा, COOH ये एसिडिक ग्रुप है, इससे आप एसिड में भी बना रह सकता है और इसमें चेंज की संभावना एल्डिहाइड में भी है। CHO, एक O निकल गया, CHO बन गया। लेकिन ये किसमें, सबका COOH भी नहीं रहता, सबका CHO भी नहीं रहता, उसका डिसाइड रहता है कि ये टूटेगा तो CHO बनेगा, तो ये रस में अम्ल है, विपाक में मधुर हो जाएगा, ठीक है। और कोई था CHO, एल्डिहाइड था, वो और ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उसमें COOH हो गया, अब वो मधुर रस था लेकिन अम्ल विपाक हो गया। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही सारे उसका होगा, लेकिन वहां पे जाके वो डिसाइड होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं और विशेष रूप से ये आहार के लिए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि औषध द्रव्यों के लिए ऐसा नहीं होता। औषध द्रव्य भी उसी तरह से केमिकल के बने होते हैं, बस अंतर ये होता है कि वो रस प्रधान है, वो वीर्य प्रधान है। अब रस प्रधान का तात्पर्य क्या होता है, वीर्य प्रधान का तात्पर्य क्या होता है, इसमें दो मतलब इसका मीनिंग है। एक तो रस प्रधान वो कि जो रस बनाते हों, रस धातु को बनाते हों, यानी रस धातु को किससे बनेगी, अब विपाक से रस धातु बनेगी। रस धातु कैसे बनेगी, विपाक से बनेगी, तो विपाक में मधुर अम्ल या कटु होना जरूरी है, तभी वो रस बनाएगा। या फिर रस धातु के जितने कंपाउंड होते हैं, रस धातु में जल होता है, विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, वो जो मल्टी केमिकल टाइप ड्रग्स हैं और पानी भी रखते हैं अधिक मात्रा में, वो यानी जो स्वरस प्रधान हैं वो भी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो स्वरस प्रधान है तो वो औषधि नहीं होगा, आहार ही होगा। आहार भी हो सकता है, कब होगा, जब उसके पाचन से रस धातु बनती हो। अब जिसके पाचन से ऊर्जा तो निकलती है मगर रस धातु नहीं बनती, वो है औषधि। औषधि कौन है, जो आपको तरह तरह की ऊर्जाएं दे सकती है लेकिन रस धातु की वृद्धि नहीं कर सकती है, रस धातु बना नहीं सकती है, वो क्या कहलाएगा, औषधि कहलाएगा। लेकिन जो ऊर्जा तो थोड़ी बहुत देगा ही देगा, लेकिन रस धातु को पूर्ण रूप से बना देगा, यानी आपकी प्लाज्मा के निर्माण में काम आएगा, पूरे तरीके से वो प्लाज्मा का स्वरूप होगा, तो वो द्रव्य क्या कहलाएगा, आहार द्रव्य। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऊर्जा दोनों में होगी, लेकिन एक वो जो रस को वृद्धि करेगा, ऊर्जा को कम बढ़ाएगा, ऊर्जा थोड़ी मात्रा में उसमें संचित रहेगी, तो रस का पाचन होगा या भोजन का पाचन होगा, तो उससे आगे शरीर को काम चलाने के लिए ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जो विशिष्ट ऊर्जाएं हैं, जो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर उसमें काम आती हैं, वो ऊर्जा आपको मिलेगी औषधि से, लेकिन वो रस को नहीं बढ़ाएगा घटाएगा, या रस में बहुत मिनिमम चेंज करेगा, है ना, उसके अमाउंट में। यहाँ अमाउंट की बात है। तो जो रस को पूरी तरीके से देता है वो आहार द्रव्य है, और जो
जो माने शक्ति को पूरी तरीके से देता है, शक्ति ही उसका प्रधान देयक है, वो वीर्य प्रधान या औषधि द्रव्य है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? जी सर। तो विपाक हम प्रायः ऐसा नहीं है कि औषधियों का नहीं देखते, लेकिन जो है ना उसको विशेष रूप से आहार के लिए उसको देखते हैं। ठीक है जी। अब अगला